आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। सो ये हमारा टॉपिक है रिकॉग्निशन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं मान्यता। मान्यता क्या होता है? मान्यता बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब एक राज्य, जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक मैप बनाया हुआ है। उस मैप क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कोशिश की है एक मैप बनाने की, जिससे मैं आपको ईजी वे में समझा सकूँ। तो जैसे कि प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स हैं। मान लीजिए कि ये राज्य हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, सारे राज्य। तो अब उस राज्य को वो जो राज्य है हमारा, उस राज्य को अगर कोई एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में या एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में मान्यता प्रदान करानी, ठीक है, कोई उसको जो है रिकॉग्नाइज्ड करवाना है, तो उसके लिए उसको उस नए राज्य को मान्यता देना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में, यही मान्यता कहलाता है, ठीक है। मान्यता ये कहलाता है किसी भी राज्य को। देखिए, जैसे मैंने सामने इसके बारे में भी लिखा है कि एक नया राज्य है, मान लीजिए, ठीक है, तो उस नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदस्यता दिलाना ही मान्यता कहलाता है, ठीक है। जैसे 28 स्टेट्स में एक स्टेट्स अलग हो गया और वो अपना अलग वो अपनी जो है मतलब अपना अलग वो बनाना चाहता है कि मैं अलग रहूँगा और मुझे अलग मान्यता चाहिए, एक सिंगल होके, ठीक है, पार्टिकुलर स्टेट बन के। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं है, स्टेट को यहाँ पे जो है देश कहा गया है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में स्टेट को देश कहा गया है, जिसका ये मतलब है कि मान लीजिए कोई देश है, उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत अपनी जो है समुदाय में सदस्यता चाहिए, ठीक है, कि तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे वहाँ पे उसी को मान्यता कहेंगे। फॉर एग्जांपल से अगर बात करूँ कि मुझे एक कॉलेज में जैसे एडमिशन चाहिए, तो वहाँ मैं एडमिशन, वहाँ की उस कॉलेज की सदस्य मैं तभी बन सकती हूँ ना जब मैं वहाँ जाऊँगी, एडमिशन लूँगी, वहाँ जो प्रोसेस होगा उसको पूरा करूँगी। तो इसी तरह से होता है मान्यता, ठीक है। मान्यता का मतलब होता है किसी एक देश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदस्यता दिलाना, और उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मतलब तरीके होते हैं, ठीक है, किस तरह से किसी भी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय एक समुदाय में मान्यता मिलेगी, रिकॉग्नाइज्ड होगा कि हाँ उसको मान्यता मिल गई है, और वो एक तरह से मतलब उसका अपना खुद का एक अस्तित्व हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशन है, मतलब कुछ तत्व दिए गए हैं। तो अगर बात करें जैसे तत्वों की, तो कौन से ऐसे तत्व हैं जहाँ ये आवश्यक मतलब राज्य को मान्यता दिलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब कोई स्टेट है तो उसको एक अलग राज्य के रूप में मान्यता चाहिए, ठीक है, कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी सदस्यता चाहिए, तो हमें कुछ चीज़ें होती हैं, तत्व को फॉलो करना होता है। जैसे कि जिसमें 4 तत्व आपके बताए गए हैं, ठीक है, जिनमें पहला तत्व है राजनैतिक रूप से संगठित होना। मतलब कि अगर किसी भी देश को, किसी भी स्टेट को अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इंटरनेशनल वे में अगर उसको वो चाहिए कि मुझे मान्यता चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना है, तो उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि वो राजनैतिक रूप से संगठित होना चाहिए, ठीक है। अगर वो देश ही संगठित नहीं है, तो अगर वो खुद ही इधर-उधर भाग रहा है, मतलब अपना खुद में ही वो एक संगठन नहीं बना हुआ है, एक जगह एस्टेब्लिश नहीं है, तो वहाँ पे उसको मान्यता मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्कूल का, कॉलेज का एग्ज़ाम्पल बताया कि जब मैं खुद ही अगर मैं एडमिशन कहीं लेने जा रही हूँ, मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ या कौन से स्कूल में एडमिशन लूँ जा कर के, तो जब मैं खुद ही एस्टेब्लिश नहीं हूँ, तो मैं कैसे ऐसे एक एज़ अ स्टूडेंट कहीं भी किसी कॉलेज में जा सकती हूँ या कहीं भी किसी कॉलेज की सदस्य बन सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बन सकती, जब तक मेरा एक मतलब प्रॉपर मेरा माइंड एक जगह एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। इसी तरह से एक स्टेट होता है, एक देश होता है, जो कि ये कहता है कि अगर वहाँ पर राजनैतिक रूप से वो संगठित है, तो ही उस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या मिलेगी, सदस्यता मिलेगी और उसको मान्यता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो फर्स्ट इसका एलिमेंट्स है वो समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ। इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है एक निश्चित भूभाग पर नियंत्रण होना चाहिए। मतलब कि अगर हमें मान लीजिए यहाँ क्या नाम है, शुरू में ही हमने देख लिया कि ये नाम किसका, स्टेट की अगर बात कर रहे हैं, तो उसका एक स्टेट है जो मान्यता मांग रहा है, अपने आप को अलग करना चाहता है, और वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है कि मुझे मान्यता चाहिए, रिकॉग्नाइज चाहिए, तो उसको खुद का भी तो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए।
जैसे मैंने बताया कि संगठित होना, संगठित होगा, ज़ाहिर सी बात है अगर उसका कोई निश्चित भूभाग है तो वो संगठित होगा ही। अगर निश्चित भूभाग नहीं, क्योंकि हम दूसरे का कब्ज़ा करके या फिर किसी का उधार लेके तो हम उसको तो मान्यता नहीं दिला सकते ना। तो यही इसमें कहा गया है कि उसको निश्चित भूभाग पर एक नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। इसका थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है उनका नियंत्रण जो हो वो प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब कि जो उसका नियंत्रण है वो प्रभावशाली होना चाहिए। हाँ, कि लगे देख के कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि ये एक जो है मतलब संगठित होने या फिर इस मान्यता दिलाने के लायक है, ठीक है। प्रभावशाली होना। उसके बाद इसका फोर्थ और लास्ट जो मतलब फोर्थ है, सॉरी लास्ट नहीं है, फोर्थ जो इसका है वो है नियंत्रण स्थायी होना। मतलब अस्थायी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप इंटरनेशनल समुदाय में चले गए, वहाँ जाके आप कह रहे हैं कि हमें मान्यता चाहिए और वहाँ पता चल रहा है कि कोई भी आपके स्टेट को छीन ले रहा है, कोई भी आपके स्टेट को कभी भी आक्रमण कर दे रहा है, कोई भी कभी भी छीन के अपने स्टेट में मिला ले रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वही बताया गया है कि नियंत्रण जो है वो स्थायी होना चाहिए, अस्थायी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। नियंत्रण जब स्थायी ही नहीं होगा तो किस तरह से कोई मतलब कह सकता है आप कभी भी जाके उस स्टेट पे आक्रमण कर रहे हैं, कभी भी उस स्टेट को अपने अंडर कर ले रहे हो, तो वहाँ पे उसको एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सदस्यता बिल्कुल नहीं मिल सकती। वहाँ पे है ही नहीं, ये कंडीशन जब फुलफिल नहीं होगी तो वहाँ पे उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदस्यता नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद आता है इसका फिफ्थ एलिमेंट, वो क्या कहता है, अन्य राज्य से स्वतंत्र होना चाहिए। भाई अगर आपको कोई राज्य को मान्यता चाहिए तो क्यों चाहिए? मान लीजिए स्टेट 28 राज्य ऑलरेडी बने हुए हैं तो उनको तो ऑलरेडी मान्यता मिली हुई है ना, मगर अब उसको उनमें से एक अलग हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदस्यता चाहिए। जाहिर सी बात है वो स्वतंत्र होना चाहिए ना, तभी तो उसको चाहिए। जब वो स्वतंत्र नहीं होगा तो वो मान्यता भी नहीं मांगेगा, ठीक है। तो अन्य राज्य से स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, किसी राज्य में मिला नहीं होना चाहिए। और ये जो है इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने जो है 4 एलिमेंट्स लिखा है, वहाँ पे गलती से 4 हो गया, लेकिन ये 5 एलिमेंट्स है टोटल, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हम मान्यता किसे कहते हैं, रिकॉग्निशन क्या होता है, और इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं, जो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को मान्यता नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सदस्य नहीं बन सकता। अब बात करते हैं कि ठीक है, चलिए ये तो हो गए इसके एलिमेंट्स, ठीक। अब बात करते हैं क्या इसके आवश्यक तत्व की, ठीक है। नहीं, अब बात करते हैं इसके सिद्धांतों की। तो इसके 2 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। अब मानिए देखिए इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है, जो मान्यता है, मान्यता आपको समझ में आ गई, ठीक। नहीं समझ में आई तो आप फिर मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एलिमेंट्स मैंने बताया। एलिमेंट्स के बाद अब चलते हैं इसके 2 सिद्धांत जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले, ठीक है। पहला आपका आता है जिससे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्माणात्मक, ठीक है, निर्माणात्मक सिद्धांत। उसके बाद सेकंड आपका आता है उद्घोषणात्मक सिद्धांत, जिसे बोलते हैं डिक्लेरेटरी थ्योरी। बात करें अगर पहले सिद्धांत की, ठीक है, जो कि है आपका निर्माणात्मक सिद्धांत, ठीक है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी बोलते हैं। नाम से ही आपको लग रहा होगा, यानी कि निर्माण, किसी चीज़ के बारे में निर्माण, या जिसके द्वारा जो है जो भी मतलब चीज़ें हैं उनका आगे निर्माण करना, मतलब इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। इसमें साधारण सा बस इतना कहा गया है कि इसके अनुसार मान्यता द्वारा ही राज्य राष्ट्र, मतलब इसमें ये कहा है कि अगर ये जो सिद्धांत है फुलफिल, इस सिद्धांत में यही बताया गया है कि राष्ट्रत्व को तभी प्राप्त कर सकता है एक स्टेट जब वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना अधिकार प्राप्त करता है। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो ये थ्योरी है, ये इसमें ऐसी प्रक्रिया बताई गई है जिसके द्वारा राजनीतिक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय के अंदर राष्ट्र के परिवार का सदस्य बन जाता है, ठीक है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता है, ये है, ठीक है। क्योंकि इसमें ओपेनहाइम भी कहते हैं केवल मान्यता प्राप्त ही कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकता है।
जब मान्यता मिल जाएगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य, ऑब्वियसली सी बात है कि वो बन जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया, ठीक। इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं हीगल, हॉलैंड और आपकी जो थर्ड है एंजिलोटी, ठीक है, ये है। इसमें सीधा सा ये बताया है कि राजनीति समुदाय द्वारा राष्ट्र तत्व को प्राप्त करना तथा अंतर्राष्ट्रीय विधिक प्रणाली में भाग लेना तभी संभव होगा जब उन्हें स्थापित राज्य की मान्यता मिले। मतलब क्या? मतलब ये है कि निर्माणात्मक, मतलब कि आपको अगर राजनीतिक समुदाय के द्वारा राष्ट्र तत्व प्राप्त करना है या ठीक है हो जाता है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय विधिक प्रणाली में भाग लेना होगा, तभी संभव है। अंतर्राष्ट्रीय विधिक जो प्रणाली होती है तो उसमें भाग लीजिए, तब आप जाके उन्हें स्थापित राज्य मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और हॉलैंड क्या कहते हैं? हॉलैंड कहते हैं कि अगर मान्यता राज्य को मैटर्निटी प्रदान करती है तथा जब तक किसी राज्य को मान्यता प्रदान नहीं होती, वो राज्य के सदस्य के रूप में अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। प्राप्त करना ही चाहिए, ठीक है। नहीं प्राप्त आपका होगा तो आपको मान्यता नहीं प्राप्त होगी। इसमें सीधा सा सिंपल यही बताया गया है कि राष्ट्र तत्व की अगर आपको प्राप्त करना है तो अंतर्राष्ट्रीय विधिक प्रणाली में भाग लेना होगा। जब आप भाग लेंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बना दिया जाएगा, ठीक। ये बताया गया। दूसरा है आपका दूसरा जो आपका सिद्धांत है वो है आपका डिक्लेरेटरी थ्योरी, मतलब जिसे उद्घोषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्र तत्व या किसी नए राज्य सरकार की सत्ता मान्यता से पहले ही उपस्थित रहती, ठीक है। अब ये क्या बताते हैं? ये बता रहे हैं कि राष्ट्र तत्व जो होता है, ठीक है, ठीक है, एक राष्ट्र तत्व या किसी नए राज्य सरकार की जो सत्ता होती है वो मान्यता प्राप्त नहीं होती है, उससे पहले से उपस्थित रहती है, ठीक है। तथा जब मान्यता प्राप्त हो जाती है तो वो स्वतंत्रता का रूप धारण कर लेती, स्वतंत्र हो जाती। इस मत के अनुसार मान्यता एक औपचारिक अभिस्वीकृति है जिसके द्वारा एक स्थापित तत्व को, मतलब निर्माणात्मक सिद्धांत कहते हैं कि आप पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जाइए, वहाँ बैठिए, तब आपको वहाँ के समुदाय जो होंगे उसकी सदस्यता आपको मिलेगी, मतलब वहाँ की विधिक प्रणाली जो होगी उसमें भाग लीजिए। वहीं बात करते हैं अगर दूसरा सिद्धांत जो उद्घोषणा करता है, वो ये उद्घोषणा कर रहा है कि ये मान्यता राष्ट्र तत्व हो या राज्य उसको पहले से प्राप्त होती है, बस उसको बाद में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय उससे पहले से प्राप्त होती है। बस उसमें ये बताया कि इनको जो है स्वतंत्रता बाद में मिलती है, ठीक है, मान्यता से स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है, वो पहले से ऑलरेडी प्राप्त रहती है। इस मत के अनुसार यही कहा गया है कि जो इसका तथ्य है, मतलब ऑलरेडी उनको रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब प्रॉपर रूप से उसको जब मान्यता मिल जाती है वो स्वतंत्र हो जाते हैं, तब इन्होंने माना, स्वतंत्रता के बेस पे माना, ठीक है। मान्यता के द्वारा केवल उन्होंने ये घोषणा किया है कि कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा मतलब परिभूत नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उद्घोषणात्मक जो डिक्लेरेटरी थ्योरी है, इसके जो ज्यूरिस है वो है आपके हॉल, वेगर और पिट कोबेट और आपके फिशर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उद्घोषणात्मक सिद्धांत जो है, इनके जो प्रोफेसर हॉल हैं वो क्या कहते हैं इसके? वो कहते हैं कि कोई भी राज्य के परिवार का सदस्य अधिकार के रूप में तब बन जाता है जब उसने राष्ट्र तत्व प्राप्त किया है। अब इसमें तो यही है कि जब राष्ट्र तत्व जो है प्राप्त तो किया हुआ है, लेकिन जब उनको मान्यता मिल जाती है तो उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाते हैं, इसमें ये बताया गया है, तो इसमें यही कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके जो ज्यूरिस मतलब विधि शास्त्री हैं वो है आपके कोबेट। कोबेट कहते हैं कि एक तथ्य तथा वास्तविकता का विषय है मान्यता, ठीक है, तथ्य और वास्तविकता का। उनके अनुसार अगर किसी राजनीतिक समुदाय में वास्तव में राष्ट्रों के आवश्यक तत्व हैं तो औपचारिक मान्यता उसके अंतर्राष्ट्रीय विधि से अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त करने की एक आवश्यक शर्त नहीं होनी चाहिए। समझ में आया?
चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। इसमें ये कहा है कि एक तथ्य तथा एक वास्तविकता, 2 चीज़ें दी गई हैं मान्यता के बारे में। जो तथ्य और वास्तविकता है, अभी जब आगे आप इसके प्रकार पढ़ेंगे तो उसके प्रकार में मैं आपको बताऊँगी, जिसे डी फैक्टो रिकॉग्नाइज़ेशन और डी ज्यूरी रिकॉग्नाइज़ेशन भी कहा जाता है। तो इन्होंने ये 2 जो मीनिंग अलग-अलग बता दी कि ये कहा जाता है इनके अनुसार, अगर राजनैतिक समुदाय में वास्तव में मतलब रियल में राष्ट्रों के आवश्यक तत्व देखने हैं, समझने हैं, तो औपचारिक मान्यता मिलनी चाहिए और वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मान्यता जो है वहाँ के वहाँ की जो स्वतंत्रता है उसको मिलने के बाद प्राप्त हो जाती है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये आपके जो हैं ये आपके जो 2 सिद्धांत इससे हैं, काफ़ी पूछे भी आते हैं। उसके बाद अगर आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देन उसके बाद अगर बात करें प्रकार की, ठीक है, तो प्रकार में मैंने 2 होते हैं, जैसे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। एक डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन, तथ्यन मान्यता जिसे कहते हैं, और दूसरा है आपका डी ज्यूरी रिकॉग्नाइजेशन, जिसे हम विधि मान्यता कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके 2 सिद्धांत, इसके ये प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, तो डी फैक्टो और डी ज्यूरी रिकॉग्निशन क्या होता है, चलिए इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। पहला है आपका डी फैक्टो, जिसे साधारण से अगर लैंग्वेज में, सीधी सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो डी फैक्टो मतलब होता है स्टेट को मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है तो स्टेट को डी फैक्टो दिया जाता है। मतलब कि 10 शर्तें रखी कि हम आपको इस स्टेट को मान्यता देंगे। ठीक है, उन 10 शर्तों में से आपने 4 फुलफिल की, 6 आपने फुलफिल नहीं की, तो उसके आधार पे आपको डी फैक्टो मिलेगा। ठीक है, डी ज्यूरी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब लीगल आपको अभी मान्यता नहीं मिलेगी, ये है इसका। और मतलब इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि राज्य के अभ्यास से ऐसा लगता है कि राज्य का पहला चरण, बिल्कुल सही बात, पहला चरण ही यही है विधि मान्यता। विधि मान्यता तो दूसरा चरण है, पहला तो उसका डी फैक्टो ही चरण आता है। ठीक है, पहले चरण में तथ्यता मान्यता प्रदान करता है, उसके बाद ये विधि मान्यता प्रदान करता है, 2। ठीक है, इसके मतलब तथ्यन मान्यता को अगर एज अ डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे, थ्योरी के फॉर्म में लिखे, तो हम ये लिख सकते हैं कि जब कोई राज्य पूरी तरह से विधि मान्यता को देने से मना कर देता है, इनकार कर देता है, देर कर देता है, तो उसे ही हम तथ्यत मान्यता कर दे। मतलब कहने का सीधा सा आप ऐसे समझे कि कुछ तथ्य दिए हैं, उन तथ्यों को पूरा करिए, उसके बाद ही आपको एक राज्य को एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में मान्यता मिलेगी। अगर वो तथ्य फुलफिल नहीं होते हैं तो आपको तथ्यत मान्यता मिलती है, और अगर फुलफिल हो जाते हैं तो आपको विधिक मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, ये है आपका तथ्यत मान्यता। बात करें अगर वहीं दूसरा आता है आपका विधि मान्यता। विधि मान्यता मतलब होता है जब कुछ कंडीशन जो दी हुई हैं, 10 कंडीशन मान लीजिए दी हैं, तो उन कंडीशन को फुलफिल कर दिया जाता है, तो वहीं पे आपको लीगल आपको मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन, लीगल रिकॉग्नाइज्ड मिल जाता है। ठीक है, अब आपको अब विधिक मान्यता प्राप्त की जा रही है। ठीक है, विधिक मान्यता पूरी तरह से आपको, यानी कि मान्यता जब पूरी हुई मानी जाती है कि पूर्ण हो गई, तो वहाँ विधिक मान्यता, और जब कहा जाता है अभी अधूरी है तो वहाँ पे तथ्यत मान्यता तथ्यत मान्यता होती है। ठीक है, विधि मान्यता में कोई शर्त भी नहीं होती है और विधि मान्यता में कोई कमी भी नहीं होती है। 10 कंडीशन दी है, 10 कंडीशन को उस स्टेट ने फुलफिल कर दिया है, अब उन कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आपको विधिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये है आपके विधि। इसमें आपको प्रोफेसर ओपेनहाइम जो है वो काफ़ी उन्होंने कई डेफिनेशंस भी दी है। जैसे कि अगर बात करें तथ्यत मान्यता के बारे में, उन्होंने कहा है कि तथ्यत मान्यता में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। वहीं उन्होंने विधि मान्यता के बारे में कहा है कि ये पूर्ण रूप से कमियों से अलग है रखा गया है, मतलब इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं पाई गई है। ठीक है, इसमें एक केस भी दिया है जो कि आपका लूथरल बनाम सागोर का है। इसमें ये कहा गया था कि मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य के आंतरिक कामों के मामले में विधि मान्यता तथा तथ्यन मान्यता में कोई अंतर नहीं है। हालांकि इसके बाद एक केस और आया था जो कि आपका अरंत जाजू मेंढी वाद का केस था। उसमें इस वाद को अलग कर दिया, पलट दिया और कहा कि तथ्यन मान्यता और विधि मान्यता में
कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक अंतर है, वो ये है कि वो विधिक मतलब वो पूर्ण होती है और ये तथ्यहीन मतलब ये अधूरी होती है। तो ये आपका तथ्यहीन मान्यता और विधि मान्यता हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको आज मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा कि मान्यता किसे कहते हैं, मान्यता के तत्व क्या होते हैं, 5 होते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद इसके सिद्धांत कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसके प्रकार क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया था। So please subscribe to my channel, like my video and share my video. Thank you so much.